नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ बहुत ही बढ़िया और मस्त रहे होगे। और पिछली क्लासेस जैसे कि कालीबंगा और आर्ट सभ्यता आपको पढ़ाई, तो मुझे भी बड़ी ही खुशी हुई। और आशा है कि आपने बहुत ही उससे बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ याद हुआ होगा। आगे आज फिर मैं आपके सामने एक गणेश्वर सभ्यता के बारे में लेके आई हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है। हर बार इसमें से हर राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए पढ़ते हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कुछ सभ्यताएं पढ़ाई हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी सभ्यताएं हैं किसी ना किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं। तो वैसे ही गणेश्वर सभ्यता भी किसी ना किसी नदी के किनारे विकसित हुई होगी। तो हम गणेश्वर सभ्यता के बारे में जानेंगे कि ये किस नदी के किनारे विकसित हुई है, ये कहाँ पर है, किस स्थान पर है, यहाँ से हमें किस चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और क्या क्या यहाँ से हमने महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं, सीखनी है हमें। तो गणेश्वर सभ्यता, सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं कि कहाँ है। तो कहाँ है ये है नीम का थाना, नीम का थाना सीकर में। नीम का थाना सीकर में कुछ समय पहले है इसको जिला बना दिया गया था, लेकिन वर्तमान में ये जिला नहीं है। सीकर जिले में ये पड़ती है, नीम का थाना स्थान पर। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता जैसे कि ये एक सभ्यता है, तो यहाँ पर भी किसी ना किसी ने इसकी खोज की होगी और किसी ना किसी ने इसका उत्खनन कार्य स्टार्ट किया होगा। तो इसके खोजकर्ता या उत्खननकर्ता कह सकते हैं। कौन है ये उत्खननकर्ता, जिनका नाम हमने पहले भी कई बार पढ़ा है? उत्खनन करता है आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। और जब इन्होंने इसका उत्खनन कार्य स्टार्ट किया तो वो समय था 1977 का। तो हमने यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, नीम का थाना सीकर जिले में है। और इसके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता कौन है? आरसी अग्रवाल। और इन्होंने इसका उत्खनन कार्य कब किया? 1977 में किया, 1977 में किया। अब अगली बात यह है कि गणेश्वर सभ्यता है तो किसी ना किसी नदी के किनारे होगी। तो किस नदी के किनारे है? नाम आता है कातली नदी। कातली नदी के किनारे विकसित हुई एक सभ्यता गणेश्वर सभ्यता, जिसका नाम है। तो ये गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? उत्खनन करता कहाँ पर है? नीम का थाना सीकर में है। और इसके उत्खनन करता आरसी अग्रवाल हैं। और इसका उत्खनन कार्य कब किया? 1977 में किया। किस नदी के किनारे है? कातली नदी के किनारे है। तो हमने जाना गणेश्वर सभ्यता के बारे में। इससे कुछ और इम्पोर्टेंट इसकी बातें हैं, तो आगे हम इसके बारे में जानते हैं कि गणेश्वर सभ्यता की और कुछ बातें हम जानते हैं। मैंने बताया गणेश्वर सभ्यता कातली नदी के किनारे है। गणेश्वर सभ्यता कातली नदी के किनारे है। इसको किस उपनाम से जानते हैं? तो हम इसका उपनाम जानेंगे कि गणेश्वर सभ्यता का उपनाम। और इसके उपनाम से कई बार क्वेश्चन आए हैं, कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो इसको बोलते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, बोलते हैं इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। किसको बोलते हैं? ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता ताम्रवती तथा ताम्र नगरी आहर सभ्यता को कहते हैं
वैसे ही गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। दूसरा, इसको पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार राजस्थान की जो प्रतियोगी परीक्षाओं हैं उनमें आया है कि किस नाम ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता। वैसे ही पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता। ऐसे ही गणेश्वर सभ्यता से, जैसे कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, तो ये ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है। सबसे प्राचीन सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, ताम्रकालीन सभ्यताओं की सबसे प्राचीन सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। अभी गणेश्वर सभ्यता के बारे में कुछ और भी बातें हैं कि गणेश्वर सभ्यता से हमें किस चीज के कैसे कैसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गणेश्वर सभ्यता के जो मकान थे, जैसे कि आपने जाना कि जो कालीबंगा सभ्यता के मकान थे वो कच्ची ईंट के बने हुए थे, आहर सभ्यता के भी कच्ची ईंट के बने हुए थे। वैसे ही गणेश्वर सभ्यता के मकान पत्थरों से बने हुए थे। मकान पत्थर के बने हुए थे, पत्थर से बने हुए थे। गणेश्वर सभ्यता के मकान पत्थरों से बने हुए थे। वैसे ही गणेश्वर सभ्यता के बारे में हम आगे और जानते हैं। तो गणेश्वर सभ्यता के जैसे मकान पत्थरों से बने हुए थे, यहाँ से हमें पत्थर से बने हुए बांध प्राप्त हुए हैं। बांध प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन ये भी आया है कि पत्थर से बने हुए बांध कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो पत्थर से बने हुए बांध गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। यहाँ के मकान भी पत्थरों से बने हुए थे और यहाँ पर पत्थर से बने हुए बांध भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। आगे जैसे इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते थे, तो यहाँ से तांबे की वस्तुएं भी प्राप्त होंगी। तो यहाँ से तांबे की बाणाग्र प्राप्त हुए हैं। बाणाग्र चूड़ियां प्राप्त हुई हैं तांबे की। यहाँ से औजार भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से तांबे के बने हुए बाणाग्र, जैसे कि बाण का जो आगे का हिस्सा होता है उसको बाणाग्र कहते हैं। जैसे ये वाला अग्र हिस्सा, इसको बाणाग्र कहते हैं। तो बाणाग्र कैसे मिले हैं, तांबे के बने हुए बाणाग्र प्राप्त हुए हैं। तो हमने गणेश्वर सभ्यता के बारे में जाना। और गणेश्वर सभ्यता कितनी पुरानी है, तो गणेश्वर सभ्यता को जैसे कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इसको कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इसका जो कार्यकाल है या समय है, इसका के अनुसार समय 2800 ईसा पूर्व बताया गया है। 2800 ईसा पूर्व बताया गया है। तो पत्थर से बने हुए बांध प्राप्त हुए हैं, पत्थर से बने हुए मकान प्राप्त हुए हैं, तांबे के बाणाग्र चूड़ियां औजार प्राप्त हुए हैं, और इसका जो समय है कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 2800 ईसा पूर्व बताया गया है। वैसे ही यहाँ से एक मछली पकड़ने का ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है कि मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से
प्राप्त हुआ है? मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? ये गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो गणेश्वर सभ्यता के बारे में हमने जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो अक्सर क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, जो वो सारी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन कई बार आया है, मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन भी आया है कि पत्थर से बने हुए बांध कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऐसे ही इसका समय जो है 2800 ईसा पूर्व बताया गया है। तो आगे हमने गणेश्वर सभ्यता के बारे में ये सारी बातें जानी। आशा करती हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होगी, क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी।